दोस्तों, क्या आप भी NISM 10A इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना केवल मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझाने वाला हूँ, बट साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूँ कि आप जो है इस एग्ज़ाम में पूछे गए किसी भी सवाल के जवाब को आसानी से दे पाएंगे। ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि जो 500 पेज की किताब आती है इसको आप शुरुआत से आखिरी तक पढ़ लें, जिसमें किसी को भी 2 से ढाई महीने तक लग जाते हैं। दूसरा तरीका हो गया कि आप जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन को समझ लें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप जो है अपने एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएं। इनमें से कौन सा तरीका आपको पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के दिन मैं आपके साथ चैप्टर 1 कवर करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आने वाले दिनों में मैं बाकी चैप्टर्स भी आपके साथ कवर करूँगा, जिसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। आइए दोस्तों, समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को। फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम इतनी इनकम और रिसोर्सेस हो जिससे ना केवल वो अपने आज के खर्चों को पूरा कर सके, बल्कि आने वाले दिनों में जो भी एक्सपेंसेस और ज़रूरतें पड़ने वाली हैं उसको भी वो पूरा कर सके। आप जानते हैं लोगों की जो इनकम है उसकी सोर्स अलग अलग हो सकती है। कोई प्रोफेशन से इनकम कमाता है तो कोई सैलरी से, कोई बिजनेस से तो कोई इन्वेस्टमेंट से। जो दिन भर दिन के खर्चे होते हैं वो तो हम लोग सभी जो है इस इनकम से पूरा कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं या फिर कोई बड़े गोल्स होते हैं, जैसे किसी को घर बनाना है, किसी को जो है अपने बच्चे की शादी करानी है। तो ये जो बड़े गोल्स के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं पे आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। तो जब तक इनकम आ रही है तब तो खर्चे निकल रहे थे, बट वहीं पे जब रिटायरमेंट हो गया, जब इनकम ही नहीं आ रही, तो उसके लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी। वहीं पे जो मेडिकल इमरजेंसी है बोलकर नहीं आती है, अचानक से आ जाती है और आपकी पूरी सेविंग्स को उड़ा देती है अगर आपने सही प्लानिंग नहीं की तो फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो बड़े बड़े गोल्स हैं उसको हम आज से ही प्लान करके पूरा करने के लिए छोटी मोटी सेविंग करते रहें। वहीं पे अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली केसेस आती हैं तो उसमें जो है हमारे पास इतना एडुकेट इंश्योरेंस या फिर इमरजेंसी फंड मौजूद हो जिससे कि हम जो है उसको भी पूरी तरह से टैकल कर सकें। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से जो है हम इसको और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है विनोद जी का। विनोद जी की बात करूँ तो 2 लाख रुपए का इनकम कमाते हैं वो हर महीने, जिसमें से उनके सारे खर्चों को हटा के मिनिमम वो 40,000 रुपये की सेविंग तो कर लेते हैं। अब इनके खर्चों में आता है इनका घर का लोन, गाड़ी का लोन, और साथ ही साथ इन्होंने जो है कुछ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा है टैक्स बचाने के लिए। वहीं पर बैंक डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स की हालांकि उतनी समझ तो नहीं रखते, बट किसी ने कहा म्यूचुअल फंड सही है तो उसमें भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एक व्यक्ति आया था उनके ऑफिस में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझाने के लिए, तो उन्होंने जो है अच्छा लगा प्लान तो एक एंडाउमेंट प्लान भी ले रखा है, उनके लिए भी उनकी वाइफ के लिए भी। बट विनोद जी की अगर मैं आपको बात कहूँ तो वो जो है एक सोल अर्निंग मेंबर हैं उनके घर के, और इनके जो पूरे घर के खर्चे होते हैं इनकी जो पैसों से ही पूरे होते हैं। अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे? जैसे आप जानते हैं कि ये जो कोर्स का उद्देश्य ये है कि आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट बन जाएं, कि एक सिचुएशन अगर आपको दे दी जाए तो आप जो है उसको पूरी तरह से परख के अच्छी अच्छी एडवाइसेस उन्हें दे पाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे कई लोगों को लगेगा कि इनकी तो प्रॉपर प्लानिंग ऑलरेडी हो रखी है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो सोल अर्निंग मेंबर हैं उनके घर के, इनको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए, ताकि अगर कल इन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो इनके जो इनकम ना आने पे भी इनकी घर के खर्चे चलते रहें। वहीं पे इनका जो एंडोमेंट प्लान से आया हुआ इंश्योरेंस कवर जो है इनके लिए शायद पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि 8 से 10 लाख रुपए में से कितने साल इनका खर्चा निकल पाएगा। वहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, तो इनको या इनकी वाइफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये जो पूरी सेविंग इन्होंने बचा रखी है अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। और वहीं पे विनोद जी का भी अपना ड्रीम होगा आगे जाके जो है एक घर बनाना या फिर और बड़ी गाड़ी खरीदना। तो इस तरह के जो भी सपने हैं इसके लिए भी इन्होंने कोई अलग से प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखी है। जहाँ पे मैंने बताया कि उन्होंने बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड सब में इन्वेस्ट कर रखा है, बट अक्सर आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है इसमें केवल ऐसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि चलो अच्छा है पैसा ग्रो हो रहा है, कोई फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करते हैं। तो आपको देखना है कि इनकी जो अभी आ रही इनकम है उस इनकम को आप किस तरह से जो है अलग अलग जगह बांटें, ताकि ये अपने सभी जो गोल्स हैं इनके उसे पूरा कर सकें।
इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर रहे हैं आप, तो इसको में जो जुड़े हुए रिस्क हैं, क्या विनोद जी लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं। क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है आज की ज़रूरतों को, उनकी कल की ज़रूरतों को, और आपको फिर डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें कितनी मिनिमम सेविंग करनी चाहिए ताकि वो ये जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे की एलिमेंट होता है जो भी उनके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इसको आप एक जगह लिखें। उनके क्या क्या जो है इनकम सोर्सेस हैं, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, वो सब एक जगह लिखें। और इन सब के बीच में अगर आपने स्ट्रीमलाइनिंग करके दे दी तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बार आपने जो है प्लानिंग करके दे दी तो वहाँ काम ख़त्म नहीं होता। आपको जो है रेगुलरली उनका प्रोग्रेस भी चेक करना रहता है, देखना पड़ता है कि कहीं और अलग से कोई फ्यूचर नीड्स तो नहीं आ गई। और इसको हम कहते हैं रिव्यू द प्रोग्रेस, मतलब कि एक बार प्लानिंग कर दी उसके बाद भी आप जो है इनकी प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहें और छोटे मोटे चेंजेस जो हैं सजेस्ट करते रहें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक फाइनेंशियल प्लानर की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को देख के कि इसके बारे में ना वो डीप नॉलेज रख पाते हैं, ना उस प्रोडक्ट्स में वो एक्सपर्टीज़ रख पाते हैं। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि इनका अपना अलग जॉब है, वो लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हैं कि ये सब चीज़ों में शायद उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर इंटरेस्ट है तो भी एक लेवल तक ही वो अपनी नॉलेज को बढ़ा पाते हैं। वहीं पे ऐसा फाइनेंशियल प्लानर आपका रोल होता है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में तो एक्सपर्टीज़ रखनी ही है, और साथ ही साथ आपके जो इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइंट हैं, उसके बारे में भी पूरी डीप रिसर्च करनी है। उसके बाद ही आप सजेस्ट कर पाएंगे कि एक प्रोडक्ट कौन सा है जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। और इसी तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि क्लाइंट के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर सजेस्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला होता है कि वो अपने जो क्लाइंट है उनके नीड्स को अच्छे से समझ जाएं, उसके गोल्स को अच्छे से देख लें और अपनी पूरी कोशिश कर लें कि किस तरह से वो प्लानिंग करें कि वो अपने इस नीड्स को और गोल्स को पूरा कर सकें। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसमें टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है कि क्या है इनके इनकम और एक्सपेंस के पैटर्न, क्या है इनके फ्यूचर गोल्स, किस तरह से आप जो है इनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे। और लगातार रिव्यू भी करना पड़ता है कि इनके जो फाइनेंसेस हैं क्या सही है कि नहीं। वहीं पे आपको बता दें कि जो इंडिविजुअल है इसके पास इतना टाइम नहीं है अपनी ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की ट्रैकिंग रखने का। इसी वजह से फाइनेंशियल प्लानर को इस एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो एक्सपर्टीज़ फाइनेंशियल प्लानर रखते हैं वो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स नहीं रख पाते, और यही कारण है कि वो सजेस्ट कर सकते हैं एक सूटेबल प्रोडक्ट जहाँ पे प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो अलग अलग क्लासेस में, जिससे कि जो क्लाइंट है वो अपने गोल्स को पूरा कर सके। जो राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज़ करते वक्त जो है आपको इनके पूरे पैटर्न को समझना है, इनके रिस्क लेने की क्षमता को भी देखना है, उसके बाद ही आप इनको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करें। एसेट एलोकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सारे पैसे जो है आप इक्विटीज़ में डाल दें तो मार्केट जब डाउन जाता है तो उसके साथ ही साथ जो है पूरा जो पैसा है वो भी डाउन चला जाता है। तो अलग अलग जगह पे आप किस तरह से इनके एसेट को एलोकेट कर सकते हैं वो जो है एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर ही एक्सपर्टीज़ रखता है इसमें। जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है ये वन टाइम कंसल्टेशन वाला जॉब नहीं है, ये डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन लगातार बदलती रहती है, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस चेंज होते रहते हैं और क्लाइंट्स की ज़रूरतें भी चेंज होती रहती हैं। अगर आपने इन सब के बीच में एक तालमेल बिठा दिया तो आपको जो है बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और फाइनेंशियल एडवाइजरी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फाइनेंशियल एडवाइसेस तो आपको अलग अलग जगह से मिल सकती है। कोई रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएंगे तो आपको रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे देगा। वहीं पे कोई अगर आप इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपको जो है मनी बैक प्लान पकड़ा सकता है। वहीं पे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड एजेंट से मिलेंगे तो वो कई म्यूचुअल फंड प्लान समझा दे। तो आपको जो है अपने क्लाइंट को बताना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें इनकी सभी जो नीड्स हैं इसको हम ओवरऑल चेक करके उन्हें एक अच्छा प्लान सजेस्ट करते हैं, और ना केवल प्लान सजेस्ट करते हैं बल्कि लगातार रिव्यू भी करके देते हैं। मैं जानता हूं कि नॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइजरी की जो प्रोसेस होती है काफ़ी सिंपल होती है, वहीं पे फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इसमें एफर्ट लगता है, क्योंकि आपको ना केवल जो है अपने प्रोडक्ट्स को समझना है, वहीं पर आपके जो क्लाइंट की क्या ज़रूरतें हैं उसको भी समझते हुए उनके गोल्स को मीट करने में मदद करनी है।
दोस्तों एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल फाइनेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है ताकि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स दोनों को मीट कर सके। जो फाइनेंशियल एडवाइजरी और प्लानिंग सर्विसेज हैं इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं जो है आपके साथ उन एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गोल सेटिंग। और कहीं हमें ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जिन्हें गोल सेटिंग का मतलब भी नहीं पता होगा, तो आपको उन्हें एडुकेट करना है। गोल सेटिंग के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गोल के आगे आप एक अमाउंट को जोड़ दें कि आप अगर आपका गोल है कि एक घर बनाना है तो आप ये बता दें कि आपका घर का जो ड्रीम है वो कितना पैसा अगर आप इकट्ठा कर पाएँ तो पूरा कर पाएंगे। कुछ लोगों के केस में 80 लाख होगा, किसी के केस में 2.5 करोड़ होगा। तो उस अमाउंट को जो है आप एक जगह लिख लें। नेक्स्ट कि आप कितने सालों में घर बनाना चाहते हैं, मतलब टाइमलाइन को जोड़ दें एक गोल के साथ कि अगर आप वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद जो है मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, तो आपने कह दिया कि चलो ठीक है, कम से कम आपके पास 10 साल का टाइम है इस गोल को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट होता है रियलिस्टिक होना चाहिए गोल। कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीने का कमाता है और वो सोचे कि जो है मैं साल के 50 लाख रुपए कमाने लग जाऊँ, तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है। तो ये गोल में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला एक स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि मेजरेबल होना चाहिए गोल। दूसरा कि एक स्पेसिफिक टाइमलाइन कि आपने जो है बता दिया कि कितने टाइम में आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तीसरा रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, और ये जो तीसरा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे आपको जो एक बार गोल्स आपने इस क्लाइंट के जान लिए, वहीं पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपको उसको प्रायोरिटाइज़ भी करना पड़ेगा। कौन से ऐसे गोल हैं जो कि डेफिनेटली पूरे करने होने हैं, वहीं पे कौन से ऐसे हैं जिसके लिए जो है आप अगर पूरा भी नहीं कर पाए तो ज़्यादा आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब गोल्स में कोई कहेगा कि मुझे लग्जरी कार खरीदनी है, उसके अलग गोल्स होंगे कि मेरे को अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए भी देखना है, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी देखना है। तो अगर इस तरह के अगर कोई गोल्स आपको दे तो आपको उन्हें बताना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चे की एडुकेशन इसको सबसे ऊपर रखें। भले बात जो है लग्जरी कार की रही, तो अगर आप लग्जरी कार नहीं भी चला पाए तो भी अगर आपने ये सारे गोल्स अपने पूरे कर दिए तो आप अपने कर्तव्य को जो है पूरा कर पाएंगे। दोस्तों आपके पास कई ऐसे भी क्लाइंट्स आएंगे जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से वो कुछ पैसों को सेव कर पा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं किस तरह से उसे इन्वेस्ट करके वो अच्छे रिटर्न्स कमा पाएँ। और जब आप इनके प्रोफाइल को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा इनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का डेप्ट चालू है, और जिसको इन्होंने कई टाइम से भरा नहीं है और बढ़ता चला जा रहा है। तो आप उन्हें ये सजेस्ट करें कि सबसे पहले ये जो क्रेडिट कार्ड डेप्ट है इसको ख़त्म करें। अब वो कहेंगे इससे तो मेरा कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा, बट भले ही एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा, आप जो है इनकी लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। और एक बार लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है तो पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ तो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों जब आप लोगों से गोल्स पूछेंगे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, बट इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि इसमें से कौन सा ऐसा गोल है जो कि इम्पॉर्टेंट गोल्स की कैटेगरी में आता है, कि जिसको जो है पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। अब शॉर्ट टर्म गोल्स में मान लेते हैं कोई किसी का होगा कि जो घर का लोन इतना बड़ा लिया है उसकी EMI की जगह जो है मैं एक डाउन पेमेंट दे के ख़त्म करूँ, तो ये एक अच्छा गोल है। ये जो है शॉर्ट टर्म है, इसके लिए हमें जो है एक सेविंग का अच्छा बड़ा अमाउंट जो है इस गोल को पूरा करने के लिए लगाना चाहिए। वहीं पे अगर किसी का शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे विदेश जो है वेकेशन के लिए जाना है, तो ये शायद उतना अच्छा और इम्पोर्टेंट गोल नहीं है। वहीं पे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो है आप तभी बचा पाएंगे जब आपके ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं ये पूरे हो जाएं। कि आपने जो है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप जानते हैं क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत कम है, तो आपको जो है अपनी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए लगाना पड़ता है। वहीं पे अगर शॉर्ट टर्म गोल्स जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो ही आप जो है रिटायरमेंट पर्पस के लिए बड़ा अमाउंट जो है सेव कर पाएंगे। कई हमारे ऐसे भी साथी मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने तो ऑलरेडी जो है पेंशन प्लान में निवेश कर रखा है, कहीं इंश्योरेंस रिटायरमेंट प्लान्स में निवेश कर रखा है। तो उनको आप बताइए, उनको जो है नंबर्स के साथ बताइए, क्योंकि कई सारे जो प्लान्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो इन्फ्लेशन को तो अकाउंट में लेते ही नहीं है। तो आप उनको जब नंबर्स के साथ उन्हें बताएंगे तो वो जान पाएंगे कि इनकी जो प्लानिंग है वो इनएडिक्वेट है। वो जो अमाउंट जो बता रहे हैं प्लान में वो अगर इनको मिल भी जाए तो हो सकता है इनकी ज़रूरतें पूरी ना हो पाए। इसलिए आज से जो है इनको सेविंग करनी है और जो है अपने शॉर्ट टर्म गोल जो कि इम्पोर्टेंट वाले हैं उसको पूरा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपने लॉन्ग टर्म गोल जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग में यूज़ कर पाएँ।
दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि अपने सभी फाइनेंशियल गोल के लिए छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके अपने गोल को मीट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा कि अगले साल जो है कुछ भी हो जाए मुझे घर खरीदना है, जिसमें जो है कम से कम 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जाना है, उसके बाद से जो है 30,000 रुपये की मंथली किस्त भी जानी है। तो उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि क्या उसकी आज की फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है कि उसके 30,000 रुपये की किस्त जाए तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ये मीट कर रही हैं तो वो आगे बढ़े। वहीं पे अगर लगता है कि इनकी सिचुएशन अलाउ नहीं करती है तो वो जो है इसको डिले कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि चलो जो है मैं घर लूँगा 3 साल बाद, जिससे कि जो है इनकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बढ़ जाएगी और तब तक जो है ये डाउन पेमेंट का और अमाउंट जो है वो इकट्ठा कर पाएंगे, जिससे कि उनको लोन का अमाउंट जो है कम करना पड़े, किस्त भी कम आएगी और इनकी जो किस्त आएगी उनकी जो नए इनकम के हिसाब से जो है वो बियर कर पाना उनके लिए आसान होगा। तो ये तो हो गई किस तरह से हम अपने गोल्स को, टाइमलाइन को सेट कर सकते हैं। बट सभी गोल के टाइमलाइंस को हम सेट नहीं कर सकते। जैसे बच्चे की पढ़ाई हो गई, अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो 16-17 साल के बाद तो जो है हायर एजुकेशन की फ़ीस जानी ही है, तो उसको तो जो है हम जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि जो है 3 साल बाद कॉलेज चले जाना बेटा, अभी जो है फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो है हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे की कमी है जिसे हम कहते हैं उसके लिए लोन खरीदें। ये नहीं कि जो पूरे अमाउंट के लिए लोन खरीदें, जो कि बहुत सारे लोग करते आए हैं। बहुत बड़ा दबाव पड़ता है बच्चों पे अगर हम पूरे अमाउंट के लिए लोन लेते हैं। कई बार जो नौकरी मिलती है उससे जो इनकम आती है वो लोन्स को ही भरने के लिए काफ़ी नहीं रहती। दोस्तों कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनकी इनकम जब आती है उसके पहले 2 हफ्ते में ये जो है बहुत मज़े में रहते हैं, बट अगले 2 हफ्ते में इनके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते। इसका कारण ये है कि इनके कैश फ्लो में मिसमैनेजमेंट है, यानी कि जो पैसा आ रहा है हो सकता है उससे ज़्यादा जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने महीने की शुरुआत में एक ऐसा कोई सामान खरीद लिया जो कि उनके बजट के बाहर था। और इसका कारण ये है कि इनका कोई बजट था नहीं। आपने देखा होगा कि लोगों को यूनियन बजट के बारे में बहुत जानकारी रहती है जब भी बजट निकलता है हर साल, बट वहीं पे इनकी पर्सनल बजट जो है इन्होंने कोई प्लान नहीं कर रखी, जिस कारण से महीने के अंत में इनको पर्सनल लोन लेना पड़ जाता है। और ये जो पर्सनल लोन है बहुत कम परसेंटेज में नहीं आता, और आप देखेंगे कि जो पर्सनल लोन के लेते लेते इनकी ना कोई सेविंग बचती है, अगले महीने में जो इनकम आ रही होती है उसका भी बड़ा कंपोनेंट पिछले महीने के लोन में चला जाता है। दोस्तों बजट मैनेजमेंट उतना मुश्किल नहीं है। लिखना क्या होता है, एक साइड में आपने इनकम लिख दी, दूसरे साइड में एक्सपेंसेस लिख दिए, एक झलक भर से आपको पता चल जाता है कि आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा है। बट इसके बावजूद लोगों में वो डिसिप्लिन नहीं होता कि वो एक बजट तैयार करें। कई बार जो है बजट तैयार तो कर लेते हैं बट परचेज़ करते वक्त जो है भावनाओं में बह जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि हो सकता है ये अगर आपने परचेज़ कर लिया तो आपका जो है आगे का कैश फ्लो मैनेज ना हो पाए। तो इस तरह के जो फेलियर्स हैं इससे आपको अपने क्लाइंट को बचाना है, उन्हें सही गाइडेंस देके। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं डेप्ट मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग को। एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपका काम होता है कि आपके क्लाइंट अपनी लायबिलिटीज़ को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी घर लेने की बात हो या कार लेने की बात हो तो हमेशा लोन में लिया जाता है, और कई लोग तो अपने घर के जो खर्चों को भी क्रेडिट कार्ड से पूरा करते हैं। उन्हें आपको सलाह देना पड़ेगा कि जब भी वो इस तरह से क्रेडिट कार्ड से सामान को बोरो करते हैं तो वो अपना आज का इनकम नहीं यूज़ कर रहे होते बल्कि कल के इनकम को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे कि उनका कल का इनकम का जो बड़ा पोर्शन है इस लोन को रीपे करने में चला जाता है, और इससे इनकी फ्यूचर में जो रिटायरमेंट पर्पस को तैयार करने का जो पैसा होता है वो डेप्ट में ही निकल जाता है। तो आपको इन्हें गाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से वो इस डेप्ट ट्रैप से बाहर निकलें। डेप्ट हमेशा बुरा नहीं होता। कई हमारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने लोन को यूज़ करके कोई ऐसा एसेट खरीदा जिससे कि उनको रेंटल इनकम भी आ रही है और जो एसेट है उसकी वैल्यू भी साल पर साल बढ़ रही है। बट कई सारे लोगों ने लग्जरी कार खरीद ली तो उसे वो एसेट मानते हैं। एसेट नहीं है, हो सकता है लायबिलिटी है, क्योंकि इसका जो एडिशनल एक्सपेंसेस होने हैं, फ्यूल होना है, मेंटेनेंस होना है, तो इसको जो है आप लायबिलिटी वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से जब आप किसी भी व्यक्ति के एसेट और एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज करते हैं, उन्हें आप सही सलाह देते हैं जिससे कि वो जो है इस डेप्ट से बाहर आ पाए, तो जो है वो डेप्ट मैनेजमेंट कहलाता है। और कई बार तो जो है एक डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए आपको कोई एसेट को पूरी तरह से लिक्विडेट भी करना पड़ जाता है, यानी कि हो सकता है इतना बड़ा लोन हो कि एक इनका अगर कोई एसेट पड़ा हुआ है तो उसको जो है बेच के इस लोन को जो है पूरा करें, ताकि इस तरह से वो अपने डेप्ट को मैनेज कर पाए।
दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसे हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और एसेट एलोकेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपकी क्लाइंट के लिए कौन सा एसेट राइट है और उन्हें कितना अमाउंट हर एक एक एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में एसेट एलोकेशन कहते हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को जब आप करें तो उनके शॉर्ट टर्म गोल्स को भी ध्यान में दें कि उनको अगर कोई कार खरीदनी हो, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को भी ध्यान में दें कि उनके अपनी बच्ची की पढ़ाई को पूरा कराना हो, और फिर बताएं कि कितना पैसा आप किससे गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को जब भी एसेट को सेलेक्ट करना है तो टॉप डाउन अप्रोच के साथ सेट करना है कि देखना है कि जो गोल है उसको पूरा करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा और उसके लिए प्रॉपर जो टाइमलाइन को देखते हुए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर रहेगा। जब भी आप उनको एक पोर्टफोलियो तैयार करके दें एसेट क्लासेस का, तो ये ज़रूर ध्यान दें कि इनकी सेविंग्स कितनी है, इनकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, इनकी रिस्क लेने की क्षमता कैसी है। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंश्योरेंस प्लानिंग, क्योंकि मुसीबतें जो होती हैं वो बताकर नहीं आती हैं और उसमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कई सारे आ जाते हैं। मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए जिसके चलते डिसेबिलिटी हो, तो उसको अगला इनकम कहाँ से आना है उसका भी पता नहीं होता, और वहीं पर अगर पूरी तरह से लाइफ चली जाए तो उनकी फैमिली जो है वो दुविधा में आ सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि जो हेल्थ केयर के कॉस्ट हैं वो साल भर साल बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं लिया है, एक्सीडेंट कवर नहीं लिया है, तो ये सब चीज़ें जो है इंश्योरेंस प्लानिंग का पार्ट होती हैं, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट की मदद करते हैं कि कल अगर इस तरह की अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आए तो उनकी जो सेविंग्स हैं उसमें से पैसे ना निकालना पड़े, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी जो है जो पैसे दे उसी को यूज़ करके जो है अपने इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकें। दोस्तों आपके एनआरआई क्लाइंट्स के अलावा जितने भी क्लाइंट्स आपके देश में हैं उन सभी को टैक्स प्लानिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो आपके पास जब आएंगे कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट की एडवाइस लेने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा उन्हें ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न यानी कि टैक्स कटने के बाद जो रिटर्न है वो भी अच्छा हो, क्योंकि इस तरह से तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आपको देखना है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका होल्डिंग पीरियड जो है हम इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें कि कम से कम टैक्स लगे और जो क्लाइंट है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जब आप किसी का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आपको टैक्स प्लानिंग को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों शायद ही आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिले जिसका रिटायरमेंट प्लानिंग गोल ना हो, क्योंकि सभी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। सभी चाहते हैं कि रिटायरमेंट तक उनके पास इतना रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार हो कि उनको किसी और से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आपको अपने सभी क्लाइंट का रिटायरमेंट प्लानिंग भी करके देना होगा। इसका कारण ये है कि उन्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हो सकता है नहीं पता होगा, इन्फ्लेशन के बारे में शायद उन्हें नहीं पता होगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई दर कि हर साल जो है ये बढ़ने वाली है। वहीं पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये मतलब होता है कि आज के 100 रुपये से जो सामान आप खरीद पा रहे हैं 5 साल बाद इसका आधा सामान भी शायद हो सकता है आप उस 100 रुपये से नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सब जो जानकारी जो आपके पास है उसे आपको अपने क्लाइंट को देना है। उन्हें बताना है कि कंपाउंडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है तो आप जो है इसका एक बेसिक सा वीडियो है, इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ जाके चेकआउट करें कि कितनी आसान भाषा में बताया कि 10,000 रुपये की सेविंग से लोग करोड़ों तक की संपत्ति कैसे क्रिएट कर पाते हैं केवल पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करके। बट ये जो है लॉन्ग टर्म गोल होता है और रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो भी लॉन्ग टर्म गोल है। इसलिए आपको उन्हें बताना है कि कौन से ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल हैं, और उन्हें बताना है कि जब रिटायरमेंट के नज़दीक आ जाते हैं तो हम जो रिस्की वाले जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से अपने पैसों को निकाल के लेस रिस्की प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। वरना अगर कोई भी ऐसी मार्केट में मंदी वाली सिचुएशन आ जाए तो इनके जो पूरा रिटायरमेंट का कॉर्पस अमाउंट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इस वजह से जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप इन्हें बताएंगे तो उसकी जो टैक्सेबिलिटी के बारे में भी उन्हें पूरी अवेयरनेस देंगे, और जो है रीबैलेंसिंग का क्या रोल होता है कि बीच बीच में जो है आपको उनके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि ऐसा ना हो कि उनकी जो है 60-70 ईयर्स की एज है और उनके 90% जो पैसों को आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है बहुत ज़्यादा रिस्की है ना। तो इस तरह से एज के हिसाब से किस तरह से उसे रीबैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको अपने क्लाइंट को पहले से ही अवेयर करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की डेथ हुई और उन्होंने कोई विल नहीं छोड़ा था, जिसके बाद से जो है पूरी फैमिली में कलेश है इस बात को लेके कि संपत्ति को डिवाइड करें तो कैसे।
वहीं पे क्लाइंट्स आजकल एस्टेट प्लानिंग कराते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाके, कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है तैयार करके रखते हैं कि इनकेस अगर डेथ होती है तो विल के हिसाब से किसके पास कितना जाना चाहिए। और ये तो हो गया एक ऑप्शन जहाँ पे जो है डेथ के बाद जो है रोल में आता है। दूसरा ऑप्शन है गिफ्ट का, कि जीते जी ही आप जो है अपने कुछ जो एसेट्स हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ सकते हैं। तो इसका जो पीछे का जो पूरा लीगल और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने क्लाइंट के लिए पूरा कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं क्या होता है एसेट और लायबिलिटी, और देखते हैं कि नेटवर्थ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जब भी किसी की व्यक्ति के इनकम में से अगर उनके एक्सपेंसेस को आप हटा दो तो जो बचता है वो होता है सेविंग। वहीं पे अगर किसी के एक्सपेंसेस बहुत कम है तो उनकी सेविंग्स ज़्यादा होती हैं, तो हम कहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि अगर कल कोई अगर इमरजेंसी भी आती है तो इनकी सेविंग्स इतनी रहती है कि वो उससे जो है इसको खर्चे को निकाल पाते हैं। वहीं पे शॉर्ट टर्म इम्बैलेंस तो हर किसी के लाइफ में होता है, कभी जो है एडिशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो जो है लोन लेना पड़ता है। बट आपको समझना पड़ेगा, लोन जो होता है वो एक लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का मतलब ये कि ऐसी कोई चीज़ जिससे कि आपका जो है इनकम जाए आपके हाथ से तो वो लायबिलिटी हो गई, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको इनकम आए तो वो हो गया एसेट। अब आप सोचें कि लोन लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि आज जो आप लोन लेते हैं उससे आपकी फ्यूचर इनकम पे स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस लोन को चुकाने में लग जाता है। वहीं पे एसेट की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल एसेट, दूसरा होता है फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया। वहाँ पे भी जो आप देखें तो इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट, दूसरे होते हैं इनकम ओरिएंटेड एसेट, और कुछ होते हैं जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। आपको बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी दे रखी है तो वहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो प्रॉपर्टी की प्राइस जो है साल भर साल बढ़ ही रही है और वहीं पे आपको रेंटल इनकम भी आ रही है, तो ग्रोथ भी आ रहा है, इनकम भी आ रहा है। वहीं पे बहुत सारे गोल्ड के आप एग्जांपल देख लें तो गोल्ड के केस में क्या होता है कि आपको कोई इनकम तो नहीं आती आपके पास अगर घर पे गोल्ड है तो, बट उससे क्या आपको पता है कि उसकी जो वैल्यू है वो साल भर साल ग्रो हो रही है, तो वो भी एक एसेट कहलाएगा। तो आपको जो है डिफरेंस इस बारे में तो समझ में आ गया कि फ़िज़िकल एसेट्स में क्या क्या जो है कैटेगरीज होती हैं। वैसे ही होती हैं फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में भी आप देखेंगे अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएशन एसेट्स नज़र आएंगे। यानी ऐसा भी होता है कि घर के जो दाम है आपने ख़रीदे और जो है उसके दाम जो है कम हो गए कुछ सालों बाद, तो वो जो एसेट है वो डिप्रिशिएट हो गया, उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो गई, है ना। वहीं पे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनकी जो है वैल्यू बढ़ रही है तो वो जो है अप्रिशिएट हो गई। अब फाइनेंशियल जो चीज़ों में अगर आप देखें तो इक्विटी शेयर्स के जो प्राइस हैं उसको किसी को पता नहीं है, हो सकता है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाए। वहीं पे बैंक डिपॉजिट में तो आप जानते हैं कि पीरियोडिक रूप में इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो वो जो है अप्रिशिएटिंग एसेट हो जाता है। तो वहीं पे जो लिक्विडिटी में कई सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आप फिज़िकल एसेट्स की बात करें तो जो है हर किसी के पास वो स्किल नहीं होता कि घर किस तरह से बेचा जाए, किस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन सी राइट प्रॉपर्टी होती है उसे सेलेक्ट करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें। वहीं पे अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो बहुत सारी जानकारी आपको जो है फ्रीली अवेलेबल होती हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसमें यह होता है कि अगर आपकी छोटी मोटी भी सेविंग है तो जो है आप फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं। वहीं पे अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो या तो फिर आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जो है बड़ा लोन लेने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं है कि आप जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ लेती हैं तो वहाँ पे जो है कोई आपको लोन लेने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी लिवरेज वाला फंक्शन होता है। बट अगर आप किसी हायर वॉलेटाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह से लिवरेज लेना बहुत रिस्की हो सकता है। तो जब भी आप अपने क्लाइंट को जो है समझाएं तो उनका क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर लें। और फिर नेटवर्थ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जितने उनके एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो जो बचा वो नेटवर्थ हो गया। और ये नेटवर्थ जो है पीरियोडिक बेसिस में चेंज होता रहता है, इस वजह से आपको बार बार इसे कैलकुलेट करके उन्हें बताना पड़ेगा कि सर अभी का आपका जो नेटवर्थ है इतना है। दोस्तों, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है? हालांकि ऐसा उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला होता है कि आप जो अपने क्लाइंट पार्टनर के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर लें। जब भी किसी के साथ काम करने जा रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग में ही ब्रीफ कर दें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उनकी मदद कर पाएंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उनकी मदद शायद नहीं कर पाएँ।
नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनके बारे में पूरा डाटा इकट्ठा कर लें, जान लें कि उनकी इनकम कहाँ से आती है, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, उनका फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। फिर आप जो है बैठ के उसको पूरी तरह से एनालाइज करें, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखें कि किस तरह की उनकी इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, और फिर उनको गोल को चुनने में मदद करें। वो भी अप्रोप्रिएट आपको जो है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे वो उनकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें अपने एक्सपेंसेस को आज कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि वो जो है रिटायरमेंट का कॉर्पस तैयार हो पाए। वहीं पे आपको उनकी जो ऑलरेडी एसेट्स मौजूद हैं उसको रीएलोकेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी उनकी जो लायबिलिटीज़, जैसे कि अगर ऑलरेडी लोन चल रहा है तो कैसे उससे बाहर निकलें, वो सब आपको गाइड करना पड़ेगा पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में। और एक बार जब है आपने ये सारे रिकमेंडेशंस दे दिए तो उनसे कहें कि कौन सा आपको एग्जीक्यूट करना है, और इससे जो रिलेटेड जितने भी पेपर वर्क हैं उसको तैयार करेंगे बेस्ड ऑन उनके डिसीजन, आपके डिसीजन नहीं, क्योंकि आखिरी में पैसा जो है क्लाइंट का है, तो क्लाइंट के डिसीजंस को भी आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपने दे दी उन्हें, अब वो जो है सिचुएशन किस तरह से वो हैंडल कर पाए ओवर द टाइम, उसको लगातार मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। हो सकता है जो कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपने पहले दी थी वो शायद आज के मार्केट में उतना फ़ायदेमंद नहीं हो, तो उनको वापस से रीअलाइन करें, किस तरह से वो अपने गोल्स को अब भी पूरा कर सकते हैं, इस तरह से गाइड करें। दोस्तों, जब सेबी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स थे जो कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर रहे थे जहाँ पे उनकी कमीशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे क्लाइंट के क्या थॉट्स हैं, क्लाइंट को जिसमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस वजह से जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रोल बताया कि उनका क्या रोल है, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को क्या क्या रोल है वो डिफ़ाइन कर दिया। जो कि आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं कह सकते हैं, वो केवल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यानी उनका जो पूरा एडवाइस है वो खाली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप से रिलेटेड होना चाहिए। वहीं पे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रहता है वो आपको पूरा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे सकता है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर को तो डिफ़ाइन किया ही, बट अगर आप देखें कि नॉर्मली मार्केट में क्या चलता है तो 3 टाइप के मॉडल्स अवेलेबल हैं, और तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। एक होते हैं जहाँ पे वो आपके क्लाइंट से जो है फ़ीस कलेक्ट करते हैं अपनी एडवाइज़र की, अभी वन टाइम फ़ीस कलेक्ट कर ली एक फाइनेंशियल प्लान बना के देने में। वहीं पे जो है रिकरल फ़ीस कलेक्ट कर ली, मान लेते हैं कि जो भी नेट एसेट है एक व्यक्ति का उसका जो परसेंटेज का जो अमाउंट है वो उन्होंने अपनी हर महीने साल की फ़ीस रख दी। वहीं पे अलग ऐसा भी केस होता है कि जब बीच बीच में मॉनिटर कराना पड़ता है तो अलग फ़ीस ले ली, तो ये जो है फ़ी ऑनली मॉडल कहलाता है। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट का कमीशन नहीं लेते, प्रोडक्ट अच्छे वाले सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को, बट उस प्रोडक्ट से कोई कमीशन नहीं लेते, केवल फ़ीस लेते हैं, ताकि इनका जो भी काम रहे वो किसी के जो कमीशन से जो है डिपेंड ना हो कि कहीं पे कमीशन ज़्यादा मिल रहा है तो अपने आप जो है हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है, तो उससे वो हटना चाहते हैं, केवल फ़ीस ऑनली बेसिस में काम करना चाहते हैं। दूसरा तरीका होता है कि बहुत सारे क्लाइंट आपको मिलेंगे जो कि फ़ीस देने के लिए रेडी नहीं है, बोलेंगे हम क्यों दें आपको फ़ीस, हमें तो एडवाइजरी कहीं पे भी मिल जाती है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट एडवाइजरी के पास जाते हैं जो कि केवल प्रोडक्ट सजेस्ट करके देते हैं। वो काम भी अच्छा है, वहाँ पे जो है आप किसी एडवाइजरी की फ़ीस नहीं लेते हैं, बट अच्छे प्रोडक्ट्स उन्हें सजेस्ट करते हैं। वहाँ पे भी ध्यान देते हैं कि क्लाइंट को कौन से प्रोडक्ट में फ़ायदा हो, क्योंकि आप जानते हैं जब आप इस बिज़नेस में हैं तो जब तक क्लाइंट को फ़ायदा नहीं होगा तब तक आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो हैं अच्छे नहीं हैं। तो क्लाइंट को फ़ायदा देने वाले प्रोडक्ट्स को आप सजेस्ट करते हैं और उससे जो कमीशन मिलता है वो ले लेते हैं। प्रोडक्ट से कमीशन लेते हैं, क्लाइंट से नहीं लेते। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आजकल जहाँ पे एक मॉडल पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे आपने जो है अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करा दिया और उनका प्रोफाइल क्रिएट करके दे दिया, तो जो भी वहाँ पर वो लोग परचेज़ करते हैं उसके हिसाब से आपका कमीशन आता रहता है। मुझे बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सा तरीका पसंद आया, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो चैप्टर 2 को मैं आपके साथ नेक्स्ट बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिलेंगे उतना जल्दी चैप्टर 2 रिलीज़ होने वाला है, जहाँ हम करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कवर।